नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज आप लोग जो सीरीज चालू करने वाले हैं वह बायोटेक्नोलॉजी चालू करने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। याद रखिएगा, इसके पहले मैंने आप लोगों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके बाद आप लोगों को मैं रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी कवर कर चुका हूं। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं वह है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप लोग समझते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी आप लोगों साइंस का उपयोग करके, साइंसों का जो सिद्धांतों का उपयोग करके जो प्रौद्योगिकी के रूप में उपयोग करते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ शब्दावलियों के बारे में बताऊंगा और उन्हीं शब्दावलियों के आधार पर लगातार आप लोग प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, जितनी भी चीजें मैं यहां बोलता हूं या फिर लिखता हूं उसे आप लोग नोट्स में लिख लिया करिए, क्योंकि सारी चीजें, प्रत्येक लाइन या प्रत्येक फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो आज आप लोग प्रारंभ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। और इसके अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आप लोग, तो पहले मैं कुछ प्रमुख शब्दावली की बात करूंगा। शब्दावली, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप लोग जो पहली शब्दावली की जब बात करेंगे तो जो पहला वर्ड इसके अंतर्गत आता है, आप लोग पूरा ये जो बायोटेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता है वह इसी पर डिपेंडेंट होता है, वह है आपका डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ठीक, सबसे पहले आप लोग सामान्य भाषा में, सरल भाषा में समझ सकते हैं कि डीएनए होता क्या है। कुछ लोग हो सकता है पहली बार इसका नाम सुनेंगे। ठीक है ना। तो डीएनए क्या है, तो इसके लिए समझने से पहले आप लोग को समझना है डीएनए, लिख लीजिए, लिखना है तो डीएनए जीन की वह न्यूनतम इकाई है। डीएनए जीन की वह न्यूनतम इकाई है जो किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है या जिम्मेदार होता है, जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखना, डीएनए क्या होगा, तो समान भाषा में समझना है। डीएनए जीन का वह न्यूनतम इकाई है जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार है। मतलब आपको पता है हमारी बॉडी पर जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। जो जीन होता है, जीन को आप लोग प्रमुख रूप से अनुवांशिकी का इकाई मानते हैं। अनुवांशिकी क्या होगा, तो याद रखना है आप लोग को, सामान्य भाषा में अनुवांशिकी क्या कहलाएगा? जब माता और पिता के लक्षण पुत्र तक पहुंचते हैं, जब माता और पिता के लक्षण पुत्र तक पहुंचते हैं, तो ये जो लक्षण पुत्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है ना। तो यहां से आपको यह समझना है कि जो माता और पिता से जो लक्षण पुत्र तक लेकर आता है वह कौन लेकर आता है? गुणसूत्र लेकर आता है। कौन लेकर आता है? गुणसूत्र लेकर आता है। ठीक है ना। और गुणसूत्र के अंदर ही पाया जाता है आपका क्या? जीन। क्या पाया जाता है? जीन। तो स्वाभाविक रूप से आपको यह समझना है कि लक्षणों को माता पिता से पुत्र तक ले जाने का काम कौन करेगा? गुणसूत्र। और गुणसूत्र किसका बना होता है? जीन का बना होता है।
मतलब इसके अंतर्गत ये आपका डीएनए होगा, है ना, न्यूक्लिक एसिड वगैरह होगा। लेकिन पहले सिर्फ आपको समझना है ये जीन, और जीन का ही इकाई आपका क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा। इतना समझ में आया आप? ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कैसे गुणसूत्र की, मैंने बात किया था, तो याद रखना जीन का समूह, यदि कोई जीन का समूह है, स्वाभाविक रूप से आप लोगों को बताया मैंने, ये जीन है, जीन का एक टुकड़ा ही क्या कहलाएगा, आपका डीएनए कहलाएगा। जब कई सारे डीएनए इसमें मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक जीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक जीन बन जाएगा। और जब जीन का समूह होगा, और जब जीन का समूह होगा, याद रखिएगा, जब जीन का समूह होगा तो डीएनए को एकत्रित करके, जब कोई जीन का समूह होगा तो स्वाभाविक रूप से जीन होते हैं डीएनए से ही मिलकर बने होते हैं। तो जब कई सारे डीएनए मिलकर जीन का समूह होगा और उस जीन के बाहरी परत पर प्रोटीन की परत चढ़ जाएगी, जिसे आप लोग समान तौर पर क्या बोल देंगे, गुणसूत्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे, गुणसूत्र बोल देंगे। फिर समझिएगा कि जब डीएनए आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है आपका जीन। क्या बन जाता है, जीन। और जब जीन आपस में मिल जाते हैं और जीन के बाहरी परत पर प्रोटीन की परत को चढ़ा देते हैं, या प्रोटीन की परत बन जाती है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं, गुणसूत्र। क्या बोल देते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने अभी क्या क्या समझा कि डीएनए क्या होता है। तो याद रखिएगा, डीएनए जीन्स का एक इकाई है जो कि लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि लक्षण के लिए क्या होता है, प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब यहीं से बात आती है जीन की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं मैं, जीन की बात करता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो जीन क्या होंगे, जब डीएनए आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, जीन। क्या बन जाता है, जीन। और जीन को ही आनुवांशिकता या अनुवांशिक का क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है, इकाई। तो याद रखिएगा, जीन को आनुवांशिक का क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट गुणसूत्र मैंने बताया कि जब जीन के बाहरी परत पर प्रोटीन की मात्रा बन जाती है तो आपका बन जाता है गुणसूत्र। क्या बन जाता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अब बात आती है कि क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में केंद्रिका द्रव भरा होता है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव भरा होता है, जिसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है। धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं क्रोमैटिन जाल। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन जाल। ठीक है ना। तो इन्हीं क्रोमैटिन जाल से ही मिलके बना होता है आपका गुणसूत्र। क्या बना होता है, गुणसूत्र। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र को आनुवांशिक का वाहक या आधार, लक्षणों का वाहक या आधार माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि आनुवांशिक की इकाई किसे कहा जाता है, तो जीन को कहा जाता है, और आधार किसे कहा जाएगा, गुणसूत्र कहा जाएगा। या लक्षणों का वाहक कौन कहलाएगा, तो आपका क्या कहलाएगा, गुणसूत्र कहलाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा कायिक गुणसूत्र, दूसरा हो जाएगा लिंगी गुणसूत्र।
ठीक है ना, कायिक गुणसूत्र और लिंगिक गुणसूत्र। और आपको पता होना चाहिए कि मानव में जो गुणसूत्र की संख्या है 46 है और जोड़े में 23 है, जोड़े में 23 है। तो यहां से आपको याद रखना है कि मानव में जो कायिक गुणसूत्रों की जो जोड़े की संख्या होती है वो 22 होती है और लिंगिक गुणसूत्र की संख्या जो होती है 1 होती है, ठीक है ना। इतना आप समझ पा रहे होंगे। मैं ज्यादा इनके अंदर की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बायोलॉजी का पार्ट है और आप लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लोग उसे आप लोग विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी केवल आप जितनी भी इसकी उपयोगिता है आप लोग उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अब मैं आपको आगे से बात करूंगा। एक वर्ड आता है कैरियोटाइप। एक वर्ड क्या आएगा आप लोगों को, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या कहलाता है, कैरियोटाइप क्या कहलाता है, कैरियोटाइप क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, जब हम गुणसूत्रों को, जब हम लिख लीजिएगा, जब हम गुणसूत्रों को घटते हुए, जब हम गुणसूत्रों को घटते हुए लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं। जैसे आपने देखा, याद रखना है, जब गुणसूत्र को हम लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। अभी केवल आपको सिर्फ इतना समझना है कैरियोटाइप किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक। तो दूसरा वर्ड के बारे में आप लोगों ने समझा कैरियोटाइप क्या कहलाता है, तो लिख लीजिएगा कि जब हम गुणसूत्रों को, जब हम गुणसूत्रों को घटती हुए, जब हम गुणसूत्रों को घटती हुए लंबाई के आधार पर रखते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं, ठीक। चलिए, अब यहां से एक जो टॉपिक उठकर आता है वह आता है, सबसे पहले आपको समझना है ट्विंस, जुड़वा बच्चों के बारे में। किसके बारे में समझना है, जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे कि जुड़े बच्चे क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। जुड़े बच्चे कितने प्रकार से होते हैं, जुड़े बच्चे 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है युग्मनज जुड़वा और दूसरा होता है द्वियुग्मनज जुड़वा। पहला होगा एक जुड़वा और दूसरा होता है, पहला होता है एक युग्मनज जुड़वा, दूसरा होता है द्वियुग्मनज जुड़वा, ठीक। तो याद रखिएगा कि जुड़वा कितने प्रकार से होते हैं, तो जुड़े बच्चे 2 प्रकार से होते हैं, ट्विंस 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है एक युग्मनज जुड़वा और दूसरा होता है द्वियुग्मनज जुड़वा, ठीक। चलिए, अब आप लोग बात करते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे बनते कैसे हैं। तो समझिएगा जब कोई संतान का निर्माण होता है, जब कोई संतान का निर्माण होता है तो याद रखिएगा, मैं बात करूंगा मेल और बात करूंगा फीमेल, ठीक है ना। मेल और फीमेल से युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मक, युग्मक का निर्माण होता है। तो जो फीमेल में युग्मक होता है उसे बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। मेल में जो होता है शुक्राणु और फीमेल में होता है अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। याद रखना है कि मेल में जो शुक्राणु, जो मेल में जो बनता है युग्मक उसे बोलते हैं शुक्राणु और जो फीमेल बनता है उसे बोलते हैं अपन लोग क्या, अंडाणु, ठीक है ना। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ एक क्रिया होती है जिसको आप लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो निषेचन के दौरान बनता है आपका युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। इंग्लिश से बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह निषेचन के प्रक्रिया के पश्चात होता है, ठीक। चलिए, अब आप लोग जब आगे की बात करेंगे
ये जो जाइगोट होता है, जब ये जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट आपस में दो खंडों पर विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? आपस में दो खंडों पर विभाजित होता है, जिसके कारण से यहां दो जुड़वा बच्चों का निर्माण होगा। तो यहां से थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ एक नया वर्ड आता है, तो पहले नए वर्ड को समझिए, इसके बाद बात करता हूं मैं। याद रखिएगा कि यहाँ होता क्या है कि पहले शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। और जाइगोट के निर्माण के पश्चात इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है। इस कोशिका का लगातार समसूत्री विभाजन होता है और यह लगातार इसका क्या होता जाता है? निर्माण होता जाता है। लगातार क्या होता जाता है? निर्माण होता है। और 1024 कोशिकाओं के पश्चात यहाँ एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है ना? एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। तो एक बार फिर से यहाँ समझिएगा, सबसे पहले वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले इसको समझेंगे, इसके बाद अपन लोग जुड़े हुए अच्छे समझेंगे कि जो शुक्राणु है और अंडाणु है, दोनों आपस में जब मिलते हैं जिसे बोलते हैं निषेचन, जिसके जो कहलाता है आपका जाइगोट, जो बनेगा क्या कहलाएगा? जाइगोट। और जब जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन मतलब ये होगा जैसे कि ये आपका जाइगोट है, मतलब ये जाइगोट है 2n, इसका विभाजन हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 2n, इसके बाद फिर इसका विभाजन होगा तो ये बनेगा 2n, मतलब लगातार इसकी वृद्धि होती जाएगी। और अंतिम जो प्रक्रिया पर 124 कोशिकाओं के बाद भ्रूण का निर्माण होगा। 124 कोशिका के बाद क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है ना? अब यहां से एक चीज आपको याद रखना है, टोटीपोटेंटियल कोशिका क्या कहलाती है? टोटीपोटेंटियल कोशिका क्या कहलाती है? तो इस चीज में याद रखिएगा, टोटीपोटेंटियल कोशिका ये कहलाती है कि यहां से ले तक मतलब जाइगोट से लेकर जब तक इसका विभाजन होता जाता है, जैसे मैंने आप लोग बताया कि 2n से यहाँ 2n बनेगा, यहाँ 2n बनेगा, 4n होगा, फिर 4 से 8, 8 से ऐसे लगातार क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो ये कोशिका कहाँ तक बढ़ती हैं? 124 तक। तो याद रखिएगा कि 124 कोशिका विभाजन तक कोई भी कोशिका अपने आप में एक नया बॉडी बनाने के, एक नई शरीर बनाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार की कोशिका को आप लोग टोटीपोटेंटियल कोशिका बोलते हैं। तो याद रखिएगा, टोटीपोटेंटियल कोशिका किसे बोलेंगे? टोटीपोटेंटियल कोशिका किसे बोलेंगे? ऐसी कोशिका जो अपने क्षमता के अनुसार पूरी बॉडी बनाने की क्षमता रखता हो, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंटियल कोशिका बोलते हैं। ठीक है ना? इतना समझ में आया? तो याद रखिएगा अब यहां से आपको याद रखना है कि जब क्या होता है, जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, इसके बाद फिर ये विभाजन हो सकता है। ठीक है ना? इस प्रकार से लगातार ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं विभाजन के पश्चात। तो जब हम यहाँ की बात करते हैं, जब यहाँ मैं जहाँ निषेचन हुआ था, जहाँ आपका जाइगोट था, तो जब मैं जाइगोट की बात करूंगा तो याद रखिएगा, जब जाइगोट ये जो जाइगोट है दो भागों में बढ़ जाएगा। जब जाइगोट दो भागों में बढ़ जाएगा, इससे क्या होता है? हमशक्ल बच्चे का जन्म होता है। हमशक्ल बच्चों का जन्म होता है। तो यहां से याद रखना है आपको, याद रखना है कि जब जाइगोट में किसी विकृति के कारण विभाजन हो जाता है, उससे ये कोशिका अपने आप में सक्षम होने के कारण, मैंने आपको बताया था ना, टोटीपोटेंटियल कोशिका होती है, तो ये अपने आप में एक नई बॉडी का निर्माण कर देता है, जिससे हमशक्ल बच्चे का निर्माण होता है। क्या होता है? हमशक्ल बच्चे का निर्माण होता है। अब यहीं से याद रखिएगा, यदि यहीं से जाइगोट कुछ आंशिक रूप से
कुछ आंशिक रूप से जो जुड़े होते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं, सीमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेज बोलते हैं। ठीक है ना, जिनका शरीर जुड़ा होता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ जुड़वा आप लोग को दो प्रकार से मिल जाएगा। एक मिल जाएगा हम शक्ल जो होता है, दोनों की बॉडी कैसी होती है, अलग अलग हो जाती है। जब ये पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाएंगे और जब ये आंशिक रूप से मिला रहेगा उसे सीमेज। जैसे दैनिक जीवन पर आप लोग देखते भी हैं, समानता कई सारे ऐसे कैसे सुनने को मिलते हैं कि बॉडी जो क्या होती है, जुड़ी होती है, आंशिक रूप से जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं, सीमेज बोल देते हैं। और जब यह पूर्ण रूप से दोनों की बॉडी अलग हो जाएगी उसे आप लोग क्या बोलते हैं, हम शक्ल बोलते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक युग्मज जुड़वा। एक युग्मज जुड़वा मतलब जब एक युग्मज मैंने बताया था ना कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, मतलब दोनों की मिलने की प्रक्रिया होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और एक युग्मनज ही निर्माण होता है। आप लोग को पता है ना, यहाँ एक ही युग्मनज बनता है। आप लोग को पता है समानता कि यहाँ क्या होता है, एक युग्मनज ही बनता था। इसका जब विभाजन होगा तो किसी विकृति के कारण, उसमें विभिन्न प्रकार की विकृति हो सकती हैं, उनसे ये दोनों अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब ये दोनों पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे उन्हें हम शक्ल बोल देंगे। और जब ये आंशिक रूप से मतलब कि ये एक जाइगोट था, ये आंशिक रूप से अलग होंगे, इसे आप लोग क्या बोल देंगे, सीमेज बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है, एक युग्मनज जुड़वा बच्चा कहलाता है। ठीक, यहां भी आप यदि बात करेंगे, यदि ये यहां विभाजित ना होकर जब ये 4 में विभाजित होगा तो यहां से भी 4 जुड़े हुए बच्चे का भी निर्माण हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये जो कोशिका यहां से लेकर 1024 विभाजन तक जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका अपने आप में इतनी सक्षम होती है कि वो एक नई बॉडी का निर्माण कर सकती है। जिसे टोटीपोटेंशियल कोशिका मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, अब मैं दूसरी बात करूंगा, द्वियुग्मनज जुड़वा की बात करूंगा। तो द्वियुग्मनज जुड़वा में होता क्या है, वही समान रूप से कि जो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवरी, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने से जो किसी विकृति कारण जो इसके अंतर्गत जो निर्माण होता है, जो निषेचन के दौरान शुक्राणु और अंडाणु का जब निषेचन होता है, जब दोनों मिलते हैं, इससे डायरेक्टली दो जाइगोट का निर्माण होता है। कितने जाइगोट का निर्माण होता है, 2 जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि एक दूसरे से किसी प्रकार से समानता नहीं रखते हैं। तो इसे आप लोग क्या बोल देंगे, द्वियुग्मनज। मतलब कि निषेचन के पश्चात 2 युग्मक 2 जाइगोट का निर्माण हुआ और उन्हीं से ही बच्चे का निर्माण हुआ, इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, द्वियुग्मनज जुड़वा बोलते हैं। ठीक है ना, इसको एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो डिवाइस को देखते हैं कि जुड़वा बच्चा क्या कहलाता है। जुड़वा बच्चा कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। जुड़े बच्चे कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है एक युग्मनज जुड़वा, दूसरा होता है द्वियुग्मनज जुड़वा। ठीक, सबसे पहले आप इसको देखिए, एक युग्मनज जुड़वा क्या कहलाएगा। एक जब आप देखेंगे मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवरी दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें लगातार क्या होता जाता है, विभाजन होता जाता है। यह विभाजन 124 कोशिकाओं तक होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो याद रखना है कि जाइगोट से लेकर भ्रूण के निर्माण तक की 124 कोशिकाओं तक विभाजन की जो कोशिका होती हैं, टोटीपोटेंशियल कोशिका होती हैं। मतलब कि जितनी भी ये कोशिका हैं, प्रत्येक कोशिका
अपने आप में एक नया शरीर, एक नई बॉडी बनाने की क्षमता रखते हैं। इन कोशिकाओं को आप लोग टोटिपोटेंशियल कोशिका बोलेंगे। तो होता क्या है कि जब यहाँ जाइगोट का निर्माण हो जाता है, जब जाइगोट का निर्माण होता है तो किसी विकृति के कारण ये जो जाइगोट है विभाजित हो जाता है, जिससे कभी तो संपूर्ण विभाजन, जो पूर्ण रूप से विभाजन हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएंगे, हम शक्ल बच्चे बन जाएंगे जो कि समानता रखते हैं, जो कि एक दूसरे से समानता रखते हैं। ठीक है ना। समानता का मतलब यह है कि उनका रूप रेखा एक हो सकता है। जो मूवीज़ों में दिखाता है कि जो एक एक्टिविटी करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी एक्टिविटी करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा सोचने का पर्याय है। ठीक है ना। इतना केवल आपको याद रखना है कि जो हमल शक्ल बच्चे होते हैं उनका जो वेशभूषा हो सकता है, जो शारीरिक संरचना हो सकती है वो एक जैसे हो सकती है, लेकिन एक्टिविटी, उनके क्रिया पर कोई भी एक जैसा क्रियाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। तो याद रखना ये कहलाएगा आपका एक युग्मनज। फिर मैं बात किया था दोबारा द्वियुग्मनज की, कि द्वियुग्मनज क्या कहलाते हैं, तो स्पर्म और ओवरी के मिलने से जब दो जाइगोट का निर्माण होगा, उससे अलग अलग दो संतानों का निर्माण होगा, जिसे आप लोग द्वियुग्मनज, मतलब दो जाइगोट का जब द्वियुग्मनज का निर्माण से बच्चों का जो जन्म होता है उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, द्वियुग्मनज जुड़वा बोल देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। जो हमल शक्ल बच्चे होते हैं, जो हम शकल बच्चे होते हैं, इनकी पहचान आप लोग कैसे करते हैं? इनकी पहचान जैव प्रौद्योगिकी के हिसाब से बात कर रहा, जनरली नहीं कि एक को दूसरी शर्ट पहना देंगे, दूसरे को दूसरी शर्ट पहना देंगे, बोलेंगे ये है, ऐसा नहीं। आप यदि साइंटिफिक रीजन से यदि देखेंगे कि दोनों बच्चे में, हम शक्ल में दोनों बच्चों में क्या अंतर होता है, इसका अंतर हम किस माध्यम से पता लगा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसका अंतर हम एंटीबॉडी के हिसाब से ही पता लगा सकते हैं। बाकी हम किसी माध्यम से इसका एंटीबॉडी टेस्ट से हम पता इन दोनों के अंतर में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों हम शक्ल हैं, और हम शक्ल जो बच्चे होते हैं एक युग्मनज होते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था ना कि हम जो एक युग्मनज जो जुड़वा होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। एक कैसे होते हैं, हम शक्ल, और दूसरे होते हैं सीमेज, जो कि एक ही बॉडी में आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। और हमल शक्ल दोनों पूर्ण रूप से तो अलग होते हैं, लेकिन दोनों में समानता पाई जाती है। समानता इतनी होती है कि दोनों का डीएनए भी लगभग समान होता है। ठीक है ना। इस कारण से दोनों में कोई भी भेद हमें समान रूप से पता नहीं चलता है। तो यहां से दोनों में भेद पता करने के लिए आप लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं आप लोग एंटीबॉडी टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट। अब याद रखिएगा, यहां से एंटीबॉडी टेस्ट से ही पता क्यों चलता है। तो मैंने बताया कि जो हम शक्ल बच्चे इतनी समानता रखते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि एक पर्सन और दूसरे पर्सन का यदि आप लोग अंतर देखना चाहे तो आप लोग समान रूप से डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, या फिर शारीरिक दृष्टि से भी आप लोग अंतर बता सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं शारीरिक में तो कोई अंतर होता नहीं है। ठीक। अब मैं बात करता हूं, यदि हो सकता है आप लोग को यदि ऐसा लग रहा है कि दोनों का डीएनए अलग हो सकता है, बिल्कुल नहीं। डीएनए अलग क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो हमल शक्ल बच्चों का जो निर्माण होता है एक युग्मनज से ही होता है, मैंने बता चुका है। तो जब एक युग्मनज से ही होगा तो लगभग जो डीएनए होते हैं वो समान होते हैं। तो इसमें आपको लोग डीएनए टेस्ट के माध्यम से भी इनमें अंतर पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं जैव प्रौद्योगिकी के हिसाब से बात कर रहा। ठीक है ना। तो आप लोग किस आधार पर पता करते हैं, तो आप लोग एंटीबॉडी टेस्ट के आधार पर पता कर सकते हैं। कैसे, एंटीबॉडी क्या कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, एंटीबायोटिक्स की जब बात करूंगा तो स्वाभाविक रूप से जो ये होंगे तो किस प्रकार से डेवलप होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के बॉडी में अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे शरीर की एंटीबॉडी है तो मेरे क्लाइमेट के हिसाब से होगी, मतलब कि मुझ पर
कितना ज्यादा रोगों का या जीवाणुओं का प्रहार हो रहा है और उनसे लड़ने के लिए मेरे अंदर किस लेवल की एंटीबॉडी है, वो मेरे पार्टिकुलर बॉडी की अलग होगी। इस प्रकार से प्रत्येक बॉडी की एंटीबॉडी जो प्रत्येक बॉडी में एंटीबॉडिक्स कहते हैं अलग अलग होते हैं। इस आधार पर हम हमल शक्ल बच्चों का अंतर पता कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमल शक्ल बच्चों में किस जांच के दौरान या किस आधार पर दोनों में अंतर पता कर सकते हैं, तो वो होगा आपका एंटीबॉडी टेस्ट। क्लियर, एंटीबॉडी टेस्ट। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जुड़वा बच्चे के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बात करते हैं मातृत्व प्रभाव की। किसकी बात कर रहे हैं? मातृत्व प्रभाव। मातृत्व प्रभाव क्या होता है? मातृत्व प्रभाव क्या होता है? ठीक है ना, तो समझिएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि माता का प्रभाव, मातृत्व प्रभाव। ठीक है, चलिए समझिएगा मातृत्व प्रभाव क्या है। तो याद रखिएगा, जब संतान में पिता के अपेक्षा माता के गुण अधिक हों, पिता के अपेक्षा माता के गुण अधिक हों, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? मातृत्व प्रभाव। मतलब कि बच्चे पर माता का प्रभाव। ठीक है ना, तो जब संतान पर पिता के अपेक्षा माता के गुण अधिक हो, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? मातृत्व प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृत्व प्रभाव बोलते हैं। ठीक, चलिए अब इसको समझना है। देखिए ये क्यों होता है। तो आपको पता है किसी भी संतान का निर्माण भ्रूण से होगा, भ्रूण का निर्माण जाइगोट से होगा। जाइगोट किस प्रकार से बनता है? तो आपको पता है स्पर्म जो कि मेल से और फीमेल से ओवम दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, ये आपको समान तौर पर पता है। अब मैं बात करता हूं होता क्या है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जैसे मान चलिए ये आपका क्या है? ओवम है। क्या है? ओवम मतलब अंडाणु है। और ये है आपका क्या? शुक्राणु। क्या है आपका? ये शुक्राणु है। शुक्राणु का जो अगला वाला पार्ट होता है, जो शुक्राणु का जो आगे वाला भाग होता है, इसको आप लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। ठीक है ना, ये एक्रोसोम होता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं तो ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है यह इसके अंदर प्रवेश करता है, यह इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है ना, तो आप ये देखेंगे कि जो शुक्राणु है ये आंशिक रूप से पूर्ण ओवम के अंदर पहुंचा। कहां पहुंचा? पूर्ण ओवम तो कहीं नहीं कटा फटा, ओवम पूरा सेफ है, लेकिन जो एक्रोसोम वाला पार्ट किसके अंतर्गत चला गया? किसके अंदर चला गया? अंडाणु के अंतर्गत। तो आप यहां ये देख पा रहे हैं कि जो अंडाणु है, अंडाणु एक पूरी कोशिका है। अंडाणु एक पूरी कोशिका है। ठीक है ना, अंडाणु क्या है? एक पूरी कोशिका है। और पूरी कोशिका के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। पूरी कोशिका के अंदर आपको क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, पूरी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और आपको यही पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि फीमेल और फीमेल से दोनों जब मिलते हैं तो जो मेल का जो पार्ट होता है वो ये कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु। और जो फीमेल वाला पार्ट कहलाता है वो कहलाता है अंडाणु। ठीक है ना, अंडाणु पूरी कोशिका होती है और शुक्राणु का जो अगला वाला पार्ट बस केवल एक्रोसोम वाला पार्ट इसके अंदर प्रवेश करता है, जिसके कारण से इसके साथ कोई भी महत्वपूर्ण जीन अंदर नहीं जाते,
किंतु अंडाणु पूरी कोशिका होने के कारण, अंडाणु में पूरी कोशिका होने के कारण इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होने से इसमें कुछ भी जीन महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं, जिन कारणों से लक्षणों की जो संख्या है वह माता में अधिक होगी, मतलब ओवम में अधिक होगी, जिसके कारण संतानों के अंदर माता का जो प्रभाव होता है वो अधिक होता है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं, मातृत्व प्रभाव। क्या बोल देते हैं? मातृत्व प्रभाव। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आगे नेक्स्ट बात कर रहा, जो नेक्स्ट शब्दावली आप लोग को आती है वह आती है परख नली ट्यूब, परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या आता है? परख नली शिशु, परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है ना, तो आप लोग नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, तो अपन बात करेंगे जब ये आप लोग बनाते कब हैं, इसका उपयोग आप लोग कब करते हैं, तो उसको समझने के लिए पहले आप लोग को कुछ समझना पड़ेगा। आपको पता है जो संतान का निर्माण होता है ये फीमेल में होता है। कहाँ होता है? फीमेल में होता है। ठीक है ना, तो ये फीमेल का ओवरी वाला पार्ट है। क्या है? ओवरी वाला पार्ट है, मतलब कि ये आपका अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। और ये कहलाती है अंडाणु नलिका। ये कहलाता है गर्भाशय, ये कहलाता है योनि। ठीक, होता क्या है कि अंडाणु के अंदर, सॉरी अंडाशय है ये, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, अंडाणु यहां से लगातार बाहर आते हैं, और यहां पास ये वेट करते हैं। किसका? अभी बता रहा मैं। और आपको पता है मेल में युग्मक का निर्माण क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु होता क्या है? शुक्राणु योनि के माध्यम से प्रवेश करता है और ये कहाँ पहुंचता है? अंडाणु नलिका में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अंडाणु नलिका में पहुंचता है। ठीक, और जब दोनों यहाँ आपस में मिलते हैं, अंडाणु नलिका में मिलते हैं, तो होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। और इसी से ही जाइगोट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि जो कुल मिलाकर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह कहाँ होती है? तो अंडाणु नलिका में होती है। कहाँ होती है? अंडाणु नलिका में। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे मैं बात करता हूं। अब मैं जब आगे बात करूंगा तो आपको यह याद रखना है कि जब माता की अंडाणु नलिका खराब हो जाती है, जब माता की अंडाणु नलिका खराब हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वह निषेचन का कार्य नहीं कर पाएगी, जिससे कि भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? एक प्रक्रिया होती है IVF। क्या होती है? IVF। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये इन विट्रो वर्ड क्या है तो समझना है। पृथ्वी में दो प्रकार से कोई भी चीजें होती हैं, एक होती है इन विट्रो और दूसरा होता है इन विवो। क्या होता है? एक होता है इन विवो और दूसरा होता है इन विट्रो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन विवो मतलब जो प्राकृतिक तौर पर होगा, जो प्रकृति के दौरान होगा, मतलब स्वयं हो जाता है। और इन विट्रो मतलब कि जो कृत्रिम द्वारा किया जाता है,
जो कि कृत्रिम द्वारा किया जाता है। तो हम आपको अभी क्या बता रहे हैं, हम आपको क्या बता रहे हैं, परख नली शिशु, क्या बता रहे हैं, परख नली शिशु। तो परख नली शिशु के बारे में समझना है, परख नली शिशु के बारे में समझना है आप लोगों को कि परख नली शिशु का उपयोग आप लोग कब करते हैं, तो जब माता में जो उसकी अंडाणु वाहिका होती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, अंडाणु वाहिका होती है, वह खराब हो जाती है, जिसके कारण उसमें निषेचन की शक्ति समाप्त हो जाती है। तब आप लोग आईवीएफ विधि का मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि आप लोग जो कृत्रिम रूप से निषेचन के विधि के माध्यम से शिशु को तैयार करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं परख नली शिशु। अब इसको तैयार किस प्रकार से किया जाता है, तो याद रखिएगा, होता क्या है कि माता के द्वारा अंडाणु को और पिता के द्वारा शुक्राणु को ले लेते हैं। माता और पिता से अंडाणु और शुक्राणु को ले लेते हैं, ठीक। इसके पश्चात एक परख नली में या टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिलाकर क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इसे कर देते हैं, निषेचन करते हैं। क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। एक परख नली को लेकर इसके अंतर्गत स्पर्म और ओवम को मिला देते हैं और निषेचन की प्रक्रिया कराते हैं। इसके पश्चात तो कुछ समय बाद ही इससे क्या होगा, निर्माण होगा जाइगोट। क्या निर्माण हो जाएगा, जाइगोट। जैसे कि आप लोगों को पता था, मैंने बता चुका है, जाइगोट का निर्माण होगा और विभाजन प्रारंभ होता है। यदि विभाजन प्रारंभ नहीं होता है तो इसमें विद्युत वाहक बल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत धारा प्रवाह करके इसमें विभाजन को प्रारंभ किया जाता है। और यह विभाजन जब लगभग 16 से 32 स्टेप में आता है, तो इस परख नली के माध्यम से इस जाइगोट को माता के गर्भ में प्रवेश करा दिया जाता है, जिसके कारण जो आपका क्या कहलाता है, परख नली शिशु कहलाता है। क्या कहलाता है, परख नली शिशु कहलाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, परख नली का उपयोग कब करते हैं, जब माता की शुक्राणु वाहिका या फेलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है, उसमें निषेचन की कैपेसिटी समाप्त होती है, तो हम क्या करते हैं, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु को मिलाकर एक परख नली में डालते हैं और फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, मतलब निषेचन करवाते हैं। और इसमें जब विभाजन प्रारंभ होता है, यदि विभाजन प्रारंभ नहीं होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे। विद्युत धारा प्रवाह करने के पश्चात यह जब 16 से 32 के लगभग विभाजन हो जाता है, तो इस परख नली से जाइगोट को निकालकर आप लोग माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे और यह लगातार विभाजन होगा और फिर भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के बाद वह 9 माह बाद एक संपूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है, ठीक। यह कहलाता है आपका परख नली शिशु। अब मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग कर लेंगे और इसके आंसर कमेंट में देंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन, परख नली शिशु की खोज किसने की, परख नली शिशु की खोज किसने की, फर्स्ट शिशु कौन है, और ठीक है ना, पहला शिशु कौन है, दूसरा, तीसरा, भारत में परख नली शिशु का प्रारंभ कब हुआ, और पहला परख नली टेस्ट मतलब पहला परख नली शिशु किसे बनाया गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोगों को ढूंढना है, करना है और इसके आंसर मुझे कमेंट में देना है, ठीक है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि
किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो रहा है, आप पूर्ण रूप से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी यदि आपको पूछना है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो को लगातार आपको कंटिन्यू देखना है, ठीक है ना। इसके बाद यदि इसमें कोई डाउट होगा बिल्कुल कमेंट करिए, साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।